नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें अभी तक की देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और इस वक्त मैं हाजिर हूं अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। तो शुरुआत चंडीगढ़ से करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ में मौजूद रहेंगे और रेवेन्यू कलेक्टिव रेट को लेकर बैठक करेंगे। सीएम आवास पर यह अहम बैठक होगी। हम खबर दे रहे हैं, सीएम आवास पर अहम बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज चंडीगढ़ में ही मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री और इस दौरान रेवेन्यू कलेक्टिव रेट को लेकर बैठक करेंगे। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक के हवाले से। रेवेन्यू कलेक्टिव रेट को लेकर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज चंडीगढ़ में ही मौजूद रहेंगे। आज ये जो ब्रेस्ट कैंसर को एक प्रकार से उस पर शोध करके उसको समाप्त करने के बाद जो कही जा और हमारे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ तमाम तफसीलात के लिए। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल कलेक्टिव रेट को लेकर बैठक करने वाले हैं, आज चंडीगढ़ में ही मौजूद रहेंगे। किस वक्त ये बैठक होगी, क्यों अहम है ये बैठक, और इस बैठक के बारे में तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। देखिए, बिल्कुल मुमताज, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है और चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से शेड्यूल में जो है वो रखी गई है। रेवेन्यू कलेक्टिव रेट को लेकर के ये बैठक है और इस बैठक में किस तरीके से प्रदेश के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्टिव रेट की जो स्थिति है उसको लेकर के अधिकारियों के साथ जो बैठक है उसमें पूरी जो मंथन है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि किस तरीके से हरियाणा जो है लगातार रेवेन्यू कलेक्टिव रेट के अंदर जो है प्रोग्रेस कर रहा है और उसमें प्रोग्रेस करने को लेकर के किन किन जो बातें हैं जिनका आवश्यक होना जरूरी है, उन तमाम विषयों को लेकर के इस बैठक के अंदर जो चर्चा है वो रहने वाली है। आज मुख्यमंत्री निवास पर ही ये बैठक दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी, जिसमें रेवेन्यू कलेक्टिव रेट से संबंधित जो तमाम अधिकारी है, जो वरिष्ठ अधिकारी है, वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहने वाले हैं और उनके साथ ये पूरी चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से फिलहाल जो रेवेन्यू कलेक्टिव रेट है स्टेट के अंदर वो किस स्थिति में है और किस तरीके से इसे और बेहतर बनाया जा सकता है या फिर अन्य राज्यों की तुलना में उसकी स्थिति क्या है। इन तमाम विषयों को लेकर के इस प्रकार की जो बैठक है वो आज 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की जाएगी। तो आज की इस बैठक में जितेंद्र, रेवेन्यू को लेकर जो फेरबदल है क्या वो भी हो सकते हैं? आपने कहा कि तुलना भी की जा सकती है बाकी राज्यों से, तो क्या लगता है आपको कुछ नए इम्प्लीमेंटेशंस किए जा सकते हैं? देखिए मुमताज, जहां तक तुलना की बात की जाए, यकीनन फिलहाल जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमेशा जो तुलना है या फिर जो प्रतिशत में जो आंकड़े बताए जाते हैं उन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि इन सभी विषयों को विपक्ष के जो नेता हैं वो भी लगातार इस बात को ध्यान में रखे होते हैं कि उनके समय में इस प्रकार की क्या स्थिति थी, मौजूदा समय में क्या स्थिति है, किस तरीके से सरकार इसको सुधारने जा रही है। तो इन सभी आंकड़ों को ध्यान में रख करके ही जो फैसले हैं वो किए जाते हैं और अगर कोई आवश्यकता होगी तो आपको याद होगा कि 5 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है वो भी रखी गई है। अगर किसी प्रकार के किसी तब्दीली की आवश्यकता होती है या फिर कोई और जरूरत होती है तो ऐसी स्थिति में कुछ फैसले जो है वो आगे आने वाली बैठकों के अंदर भी लिए जाते हैं, लेकिन आज इसे समीक्षा के तौर पर देखा जाएगा और फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरीके से इसमें प्रोग्रेस के लिए कदम बढ़ाने हैं, इन तमाम विषयों को इस प्रकार की बैठकों के अंदर जो चर्चा का जो बिंदु है उसे जरूर बनाया जाता है। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, अगली अहम खबर पर भी आपका रुख करेंगे। बता दें आपको कि अब हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू होगा। सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ड्रेस में नजर आएंगे। सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट भी लगानी होगी। आपको बता दें कि ये लाजमी है, मैंडेटरी है। ड्रेस नहीं पहनने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य निदेशालय ने यह आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी किए गए। यह हम अपडेट दे रहे हैं आपको। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को वर्दी पहननी होगी, यूनिफॉर्म पहननी होगी, ड्रेस में नजर आएंगे। अब
तमाम स्टाफ के लोग। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से अहम आदेश जारी किया गया है, लाजमी किया गया है, मैंडेटरी किया गया है अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को यूनिफॉर्म पहनना अनुशासन के लिए और चीजों को स्मूथ लाइन करने के लिए। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। जितेंद्र, कब से इसको अमल में लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल मुमताज, ये काफी अहम फैसला है और ये सरकारी अस्पतालों से जुड़ा हुआ अहम फैसला है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में हम देखते हैं कि ड्रेस कोड को लेकर के पहले ही वहां पर इस प्रकार का डिसिप्लिन देखा जाता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जीन्स टी शर्ट जैसे जो वस्त्र हैं उन्हें भी धारण किया जाता था। लेकिन अब जो डॉक्टर्स है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो कर्मचारी है, उनके लिए जो ड्रेस कोड है, निर्धारित ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, ताकि जो वहां पर जो स्थिति है उनके ड्रेस कोड को देख करके ही ये समझी जा सके कौन डॉक्टर है, कौन पैरामेडिकल स्टाफ है, कौन कर्मचारी है। साथ ही उनको नेम प्लेट लगाने को लेकर के भी जो अनिवार्य है, शिक्षा निदेशालय के जो ये पूरे आदेश है उनके अंदर अनिवार्य किया गया है, ताकि एक डिसिप्लिन जो है वो बना रहे और ये पहचान आसानी से की जा सके कि कौन जो है वो डॉक्टर है, कौन पैरामेडिकल स्टाफ है, कर्मचारी है। इस प्रकार के जो ड्रेस है वो अब सरकारी अस्पतालों के अंदर भी लागू कर दी गई है। आदेश पहले जारी किए गए थे, लेकिन आज यानी 1 मार्च से इनको सभी अस्पतालों के अंदर अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है जितेंद्र, आपने इससे पहले जबकि यूनिफॉर्म नहीं होती, स्टाफ के पास ड्रेस नहीं होती, अस्पतालों में मरीजों के जो तीमारदार होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, वो परेशान होते हैं स्टाफ मेंबर्स को ढूंढने के लिए, और क्योंकि उनको पहचान नहीं पाते तो बहुत बार डिले हो जाता है चीजों में, बहुत बार देर हो जाती है और मरीज को अटेंड करने में वक्त लग जाता है। ऐसे में अब आसानी हो जाएगी, बहुत अनुशासन तो होगा ही, लेकिन मरीजों को बहुत सहूलत हो जाएगी। जितेंद्र, देखिए, अनुशासन अपने आप में यहाँ जरूर देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा जो पहचान को लेकर के आपने कहा कि तीमारदार जो पहुंचते थे उन्हें पहचान करने में आसानी जो है वो रहने वाली है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी या फिर जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी अपनी एक जिम्मेदारी को इस ड्रेस कोड के जरिए पूरे भली भांति तौर पर समझते हुए नजर आएंगे और उसी प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले सरकारी अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स की तरफ से लापरवाही का रवैया बरतने की जो शिकायतें हैं वो भी सामने आई थी। तो इस प्रकार की जो तमाम जो गतिविधि है जो ड्रेस कोड को लेकर के रहेंगी, उन गतिविधियों पर जहां एक और सीधे तौर पर नजर रहेगी कि आखिर कोई व्यक्ति कहीं खड़ा है या बैठा है या फिर किसी तरीके से दूसरे वार्ड के अंदर मौजूद है, तो उसकी दूर से ही एक पहचान इस ड्रेस कोड के जरिए हो जाएगी। और ऐसा ड्रेस कोड कोई अलग बात नहीं है, इससे पहले निजी अस्पतालों के अंदर इस प्रकार की जो चीजें हैं वो जरूर देखी जाती है और सरकारी अस्पतालों में भी अब इसे अनिवार्य करने के बाद एक जो अस्पताल के अंदर का जो एक माहौल होता है उस माहौल को और बेहतर बनाने का कार्य जो है वो इन आदेशों के बाद देखने के लिए मिल रहा है। जी जितेंद्र, आप बने हुए हमारे साथ। एक और खबर पर हम आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी नेताओं से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है हमारे पास। आज चंडीगढ़ आएंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। दोपहर 1 बजे तक चंडीगढ़ पहुंचेंगे विक्रमादित्य सिंह। बागी नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं विक्रमादित्य सिंह और बागी नेताओं को मनाने की कोशिश कर सकते हैं। चंडीगढ़ में ठहरे हुए कांग्रेस के 6 बागी नेता और 3 निर्दलीय विधायक। जितेंद्र, आपका रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई रोज से जबरदस्त सियासी उथल पुथल रही, हर किसी की नजर इन्हीं तमाम मामलात पर बनी रही। अब बड़ा अपडेट ये है जितेंद्र कि विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल के कैबिनेट मिनिस्टर, अपनी पार्टी के बागी नेताओं को मनाने के लिए चंडीगढ़ आ सकते हैं। क्या इस डैमेज कंट्रोल में भी कांग्रेस कामयाब रहेगी? फिलहाल के लिए सरकार से तो संकट टल गया है, लेकिन क्या इन्हें मनाने में कामयाब हो पाएंगे विक्रमादित्य सिंह? क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? आज कोर्ट जाने की तैयारी में भी हैं तमाम विधायक। देखिए, बिल्कुल मुमताज, जहां तक बात की जाए हिमाचल सरकार के संकट को लेकर के लगातार जो खबरें हैं वो सामने निकल करके आ रही है। पहले खबर इस तरीके की निकल करके आ रही थी कि एक मंत्री जो है वो रात से ही जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके बाद विक्रमादित्य के शेड्यूल की अगर हम जानकारी ले तो उनके शेड्यूल के मुताबिक 9:30 बजे उन्हें चंडीगढ़ के लिए रवाना होना है। और चंडीगढ़ के लिए भी नहीं मुमताज, इसमें चंडीगढ़ को एक हॉल्ट के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि उनका दिल्ली दौरा है और यहाँ तक वो बाय रोड आएंगे
उनके शेड्यूल के मुताबिक, और इसके बाद जो है बाय एयर जो है दिल्ली जाने का एक कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के अंदर विक्रमादित्य को शिरकत करनी है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो कयास है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो बागी विधायक जो कि चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर ही मौजूद है, तो उन बागी विधायकों का अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सस्पेंशन उनका स्पीकर की तरफ से कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट का रास्ता क्या आज उनकी तरफ से अख्तियार किया जाएगा किसी तरीके की राहत को लेकर के, और उनकी अब राजनीतिक जीवन का अगला कदम क्या होगा। तो अभी बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो हिमाचल से निकल करके सामने आनी है, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो अभी लगातार कुछ दिन देखने के लिए मिलेंगी। तो ये कहा जा सकता है, चाहे वो बागी विधायकों का सिलसिला हो या फिर विक्रमादित्य का आज चंडीगढ़ से दिल्ली जाने का दौरा हो, जिसमें चंडीगढ़ भी वो कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, और इसी को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो क्या इस प्रकार की भी कोई मुलाकात डैमेज कंट्रोल को लेकर के या फिर कोई बातचीत जो है बागी विधायकों से भी कर सकते हैं। हालांकि शेड्यूल में ऐसा कुछ नहीं है, और ये जो तमाम जो हम उनका जो शेड्यूल बता रहे हैं, उनका जो आधिकारिक जो शेड्यूल होता है उसी के आधार पर यह बात बताई जा रही है कि आज उनका इस प्रकार का शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है जितेंद्र, आपका बेहद शुक्रिया इन सभी खबरों की तह तक पहुंचने के लिए। हिमाचल प्रदेश में अभी क्या कुछ और चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर, इसके लिए हम रुख करेंगे अपने साथी मनोज धीमान का। मनोज, आज खबरें हैं कि विक्रमादित्य सिंह किसी वक्त चंडीगढ़ पहुंचेंगे, दोपहर करीब 1 बजे के आसपास कांग्रेस के बागी विधायकों से मुलाकात करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे। आप जरा बताइए हिमाचल में क्या चल रहा है इन तमाम सरगर्मियों को लेकर। बिल्कुल मुमताज, देखिए लगातार जो है वो सरकार के खिलाफ जो 6 विधायक बागी हुए हैं, उनके बागी होने के बाद पहले तो क्रॉस वोटिंग हुई थी और उसके बाद वो बागी हो गए, जिसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण बन गया, काफी गहमा गहमी का माहौल रहा है और बागी विधायकों को अब निष्कासित भी कर दिया गया है। तो ऐसे में बागी विधायक सभी जो है वो पंचकूला में ठहरे हुए हैं और इसी बीच जो है आज बागी विधायक जो है वो कोर्ट भी जा सकते हैं, जिसके चलते जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो विक्रमादित्य सिंह भी आज दिल्ली का दौरा है उनका, दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद से ही नितिन गडकरी से वो मुलाकात करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो अब ये भी सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो बागी विधायक से मिलने पंचकूला पहुंच सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में काफी सारी जो परेशानियां हैं वो भी सामने आ रही हैं और सरकार लगातार जो नजर है सभी की वो इन पर बनी हुई है। तो ऐसे में जो है अब ये मामला और ज्यादा गर्माता हुआ बन रहा है, क्योंकि हालांकि अभी पिछले कल जो है वो सरकार ने ये भी कहा था कि सरकार में सुक्खू सरकार लगातार बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो है प्रतिभा सिंह जो है वो अच्छी खासी नाराज दिखी है और नाराजगी जो है अभी भी सुक्खू खेमे में कहीं ना कहीं जो है वो ज्यादा चल रही है। जो अब कहीं ना कहीं जो संकट सरकार के ऊपर गहराया था वो संकट लगातार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि कहा जा सकता है कि संकट कहीं ना कहीं कम हल्का उसका बोझ कम हुआ है, लेकिन संकट पूरी तरह छटा नहीं है। जो संकट के बादल थे वो हटे नहीं है, बल्कि हो सकता है कि अब कुछ और भी सुनने को मिल सकता है, क्योंकि देर रात से जो एक सोशल मीडिया पर एक चीज वायरल हो रही थी, लोग कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह पर भी एक सवाल उठना शुरू हो गया है। विक्रमादित्य सिंह ने पहले इस्तीफा वापस ले लिया है और कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार, लेकिन अब पंचकूला में जाने की उनकी बात भी सामने आ रही है, जो जिद जाएंगे वो, लेकिन उस पर नजर जो है वो सबकी बनी रहेगी। तो ऐसे में देखना ये होगा कि वाकई में जो बागी विधायकों को मनाने का प्रयास किया जाएगा विक्रमादित्य सिंह की ओर से, क्योंकि जो विधायक है उनका निष्कासन जो को है कर दिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं जो है जनता में भी एक रोष देखने को मिला है। पिछले कल की बात करें तो जो रवि ठाकुर है लाहौल स्पीति के विधायक, उनके मनाली में जो उनका घर है उस घर का रास्ता बंद कर दिया गया है, बड़े बड़े पत्थर वहां पर लगा दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं जो है अब इस तरह के जो चीजें हैं वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल तो ये है कि ये जो पूरा उथल पुथल यहाँ पर हुआ है हिमाचल प्रदेश की छोटी सी जो राजनीति है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष है, विपक्ष भी अब चुप बैठने वाला नहीं है। वो भी जो 14 विधायकों को निष्कासित किया था, उनको सस्पेंड किया था, उस पर भी विचार करेगा और रणनीति तैयार करेगा। ऐसे में अब जो है जो प्रदेश की सरकार है उसको भी कहीं ना कहीं अब सोचना समझना होगा और विपक्ष जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है। साथ ही साथ जो 6 बागी विधायक है, 3 निर्दलीय उनके साथ है, यानी कि 9 विधायक हो चुके हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अब जो है वो चुप बैठने वाले नहीं है और सरकार को इसका पूरा जवाब देंगे। मुमताज, मनोज, सही कहा आपने, कोशिशें तमाम हुई, ऑब्जर्वर्स पहुंचे, डैमेज कंट्रोल की मुकम्मल कोशिश हुई, सरकार को फिलहाल के लिए बचा लिया गया है, लेकिन लगता है मनोज की अभी भी ऑल इज वेल नहीं है। प्रतिभा सिंह ने नाराजगी तो खत्म कर दी, लेकिन उनके तेवर सख्त के सख्त बरकरार है
अभी कुछ भी सुनने को मिल सकता है हिमाचल में, मनोज? बिल्कुल मुमताज, जाहिर सी बात है कि ये जितना जो एपिसोड ये पूरा हुआ है, इस एपिसोड में कहीं ना कहीं सरकार से विधायक और मंत्री नाराज दिखे। साथ ही साथ जो प्रतिभा सिंह है प्रदेश अध्यक्ष, वो भी अच्छी खासी नाराज प्रदेश सरकार से चल रही है। तो ऐसे में बड़े बड़े सवाल उठने जो है वो सरकार के समक्ष हो चुके हैं। बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब जो है वो सरकार के पास नहीं है। हालांकि पिछले कल जो बैठक हुई, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि सुक्खू सरकार बरकरार रहेगी, यानी कि सुक्खू सरकार इसी तरह काम करती रहेगी। लेकिन जो बागी हुए हैं उनको निष्कासित किया गया है और आने वाले समय में जो है वो और कितने विधायक हैं जो सरकार से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि नाराजगी बहुत सारी है, बहुत सारे विधायक नाराज हैं। और इस नाराजगी के चलते जो है सरकार को कहीं ना कहीं पहले ही मुमताज, हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर पहले ही इन विधायकों के साथ मनमुटाव थे जो वो खत्म कर लिए गए होते तो शायद इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। और इतनी बड़ी नौबत आ चुकी है, विपक्ष भी इसको पूरी तरह भुनाएगा। विपक्ष कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ेगा और आने वाले जो समय है उसमें देखना ये होगा कि सुक्खू सरकार के सामने और कितनी बड़ी चुनौतियां सामने आएंगी और कैसे इन चुनौतियों का सामना होगा। क्योंकि अभी तो अल्पमत की बात हो रही थी, बहुमत की बात हो रही थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ और विधायक भी बीजेपी के देखेंगे मनोज जब आगे हिमाचल प्रदेश में और क्या कुछ देखने को मिलेगा। आप नजर बनाए रखें तमाम सूरत-ए-हाल पर। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। और अब अपने इस खास कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में वसंतोत्सव 2024 का आगाज होगा। राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे राज्यपाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज से 3 मार्च तक वसंतोत्सव 2024 चलने वाला है। दोपहर 1 बजे से जनता के लिए एंट्री शुरू हो जाएगी। यहाँ राजभवन में फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई। तो उत्तराखंड के हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। वसंतोत्सव 2024 का आज आगाज हो रहा है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल शिरकत करेंगे और बतौर विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और हमारे साथी नासिर हुसैन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नासिर, जरा बताइए तफसील से वसंतोत्सव 2024 के हवाले से कब तक ये उत्सव चलने वाला है, क्यों खास है उत्तराखंड के लिए ये वसंतोत्सव? आज हर वर्ष उत्तराखंड के जो राजभवन है उसमें एक बसंत उत्सव मनाया जाता है, जिसको लेकर के लंबे समय तक तैयारियां की जाती है। क्योंकि जो बसंत उत्सव मनाया जाता है वो एक बड़ा कार्यक्रम राजभवन की तरफ से आयोजित किया जाता है। इसमें राजभवन को आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है और वहां पर अलग अलग वैरायटीज के फूल, पौधे, पत्तियां और खास तौर पर क्योंकि बसंत आ रहा है तो ऐसे में अलग अलग तरह के पौधे, फूल और तरह तरह की चीजें वहां पर रखी जाती है ताकि लोग आ सके और इस बसंत उत्सव में शिरकत कर सके। 1 मार्च से 3 मार्च तक ये बसंत उत्सव चलने वाला है। राज्यपाल खुद इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, मुख्य अतिथि भी इस मुख्य अतिथि के तौर पर, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज पहले दिन 1 बजे से ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी बिना किसी एंट्री के राजभवन जा सकता है और जो फूलों की प्रदर्शनियां वहां पर लगाई गई हैं उन प्रदर्शनियों में देख सकता है, वहां पर फोटोग्राफी कर सकता है। साथ ही साथ कुछ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है और पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे शिरकत करते हैं। वो पेंटिंग प्रतियोगिता बनाते हैं और उस प्रतियोगिता में शामिल होते हैं और पेंटिंग्स बनाते हैं। पेंटिंग जो अच्छी पेंटिंग जिसकी होती है उसको वहां पर इनाम भी दिया जाता है, अवार्ड से भी नवाजा जाता है। और बहुत सारे अलग अलग जो विभाग हैं उनकी तरफ से, खासतौर पर कृषि विभाग के अलग अलग जो लोग और जो समूह हैं यानी महिला समूह हैं, वो अलग अलग चीजें स्टॉल्स यहाँ पर लगाते हैं। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, पूरे प्रदेश भर के लोग आते हैं और फूल और अपने बनाए हुए उत्पाद यहाँ पर लेकर आते हैं, जिनमें लोग जिनको देखते हैं वहां से खरीदारी भी करते हैं। और साथ ही साथ जो अलग तरह के करीब 300 से 400 तरह की प्रजातियों के जो फूल है वो यहाँ पर रखे जाते हैं, उनकी प्रदर्शनियां यहाँ पर लगती है, जिनको देखने के लिए भारी संख्या में लोग राजभवन का रुख करते हैं। 1 मार्च से 3 मार्च तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और 3 मार्च तक लोगों के लिए ओपन कर दिया जाता है राजभवन, ताकि लोग यहाँ तक फूलों की प्रदर्शनी में शिरकत कर सकें। ठीक है नासिर, आपका बेहद शुक्रिया इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे हम पंजाब का। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी और आज दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस बीच सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष पूरी तरह से।
चंडीगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज आगाज हो जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि आज पहले दिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इस बीच विपक्ष की पूरी तैयारी है सरकार को घेरने। मेरी साथी हरसिमरत पॉल फोन लाइन पर मौजूद है मेरे साथ इस खबर पर तमाम जानकारी आम करने के लिए। हरसिमरत, बजट सत्र का आगाज हो जाएगा आज पंजाब विधानसभा में। राज्यपाल का अभिभाषण होगा पहले, उसके बाद कार्यवाही का आगाज हो जाएगा। हरसिमरत, विपक्ष के पास इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए? सरकार की क्या तैयारी है? बजट सत्र को लेकर कौन कौन से विधेयक लाए जा सकते हैं? तफसील से बताइए। जी बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि पंजाब सरकार का बजट सत्र जो है वो आज से शुरू होने वाला है और साथ ही साथ इस सेशन में काफी जो है हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो काफी ऐसे वाकया पंजाब में घटे हैं जिसको लेकर के विपक्ष जो है वो हमलावर रहेगी सरकार पे, चाहे फिर वो किसान आंदोलन हो या फिर शुभकरण की मौत। ऐसे कई मामले होंगे जिसमें विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेंगे, वहीं सरकार भी आक्रामक रहेगी। आपको बताएं कि बजट के बहाने सरकार लोकसभा चुनावों से पहले लोगों के दिल जीतने की कोशिश करेगी और आज जो सेशन की शुरुआत होगी वो गवर्नर के भाषण से होगी। गवर्नर BL पुरोहित का भी भाषण होगा और उसके बाद जो है आगे दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको ये बताएं कि पिछली बार जब गवर्नर का अभिभाषण हुआ था तब काफी हंगामा देखने को मिला था, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद गवर्नर जो थे वो सरकार को मेरी सरकार नहीं कह रहे थे। और आपको ये भी बताएं कि इस बार बजट सत्र जो है वो 15 दिनों का रहने वाला है। 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक ये सेशन चलेगा और बीच बीच में इसमें जो है छुट्टियां भी हैं। आपको बताएं कि आज सेशन की जब शुरुआत होगी 2 और 3 मार्च को अवकाश रहेगा, फिर 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। इसके बाद 5 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और 6 मार्च पर बजट पर बहस होगी। 7 मार्च को नॉन ऑफिशियल डे रहेगा और प्राइवेट बिल आएंगे। 8, 9 और 10 को सरकारी अवकाश रहेगा, वहीं 11 और 12 को लेजिस्लेचर बिजनेस रहेगा और बिल पेश होंगे और 13 और 14 मार्च को नॉन ऑफिशियल डे रहेगा और प्राइवेट बिल आएंगे। 15 मार्च को भी बिल आएंगे और इसके बाद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। शुक्रिया हरसिमरत, आपका इस जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन तमाम खबरों के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।